हेलो एवरीवन। गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओवरहेड्स चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आया हुआ है। 6 to 14 मार्क्स का वेटेज है, कभी कभी 6 नंबर के लिए आया है, कभी कभी 14 मार्क्स के लिए आया है। और ये जो ओवरहेड्स चैप्टर है ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंडर आता है। तो आपको याद रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है, वो ओवरहेड्स के बारे में बात करता है। ऑलरेडी आपको ओवरहेड्स के बारे में पता है क्या है। देखिए कुछ अटेम्प्ट में ये कितने कितने मार्क्स का है, यहाँ पे मैंने लिखा 7 मार्क्स का है, कभी 14 मार्क्स का है, कभी 7 मार्क्स का, कभी 9 मार्क्स का, कभी 14 मार्क्स का, कभी 6 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पे 7 मार्क्स का मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया रहेगा। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव थे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक थ्योरी क्वेश्चन। सेम यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक थ्योरी क्वेश्चन। यहाँ पे 6 मार्क्स का। अब बात करते हो ओवरहेड्स। ऑलरेडी आपको ओवरहेड्स का पता है। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चा। अब इनडायरेक्ट खर्चे में क्या क्या आता है सर? इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। जब हम इन तीनों खर्चों को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है ओवरहेड्स। याद रहेगा। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है बच्चा लोग, ध्यान से देखना। एज पर CS3 इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज डिफाइंड एज मटेरियल द कॉस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बोल रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल वो कॉस्ट है मटेरियल का जिसको हम लोग एक यूनिट को बनाने के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है वो बता नहीं सकते किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को। मतलब क्या कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या? किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है एक यूनिट को बनाने के लिए, वो हम पता नहीं लगा पाते। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लुब्रिकेंट्स यूज इन मशीन इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। देखा, अभी जो मशीन होती है उसके अंदर लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट मतलब क्या? जैसे ग्रीसिंग किया जाता है ना, ताकि उसकी चिकनाई अच्छे से बने रहे, ताकि मशीन अच्छे से चल सके। अब लुब्रिकेंट के जो खर्चे हैं हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे कि एक यूनिट को बनाने के लिए लुब्रिकेंट कितना यूज़ हो रहा है, ग्रीस कितना इतना यूज़ हो रहा है, इतना यूज़ हो रहा है, इतना यूज़ हो रहा है। हम बता पाएंगे क्या एक यूनिट को बनाने के लिए कितना यूज़ हो रहा है लुब्रिकेंट? तो उसके खर्चों को कैसे बांटे, समझ में आया? तो लुब्रिकेंट का खर्चा तो हुआ है, खर्चा तो हुआ है लुब्रिकेंट के ऊपर, राइट। ग्रीसिंग का खर्चा हुआ है, बट एक यूनिट के ऊपर कितना हुआ है वो कैसे बांटे, वो बहुत हमारे लिए डिफिकल्टी हो रही है, समझ में आया? तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। से थ्रेड जो यूज होता है क्लोथ को स्टिच करने के लिए, वो भी हमारे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। एंड स्मॉल नट्स एंड बोल्ट्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आया? सपोज आपकी जो कंपनी है बच्चा लोग, ये AC बना रही है, या फिर हो सकता है, या फिर आपकी कंपनी टीवी बनाती है, टीवी आपके लिए एक प्रोडक्ट है। तो टीवी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर जो स्मॉल नट्स है, बोल्ट्स है, ओके ओके, तो एक टीवी को बनाने के लिए स्मॉल नट्स और बोल्ट्स कितना लग रहा है ये पता नहीं लगा पाते हम लोग, इजीली पता नहीं लगा पाते। तो ये सारे खर्चे जो हो रहे हैं ये हमारे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो इन खर्चों को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें कि एक यूनिट को बनाने के लिए, मतलब एक टीवी को बनाने के लिए या फिर एक AC को बनाने के लिए स्मॉल नट्स कितना लग रहा है, बोल्ट्स कितने रुपए का लग रहा है, ओके। तो ये खर्चों को पता लगाना बहुत जरूरी है। तो वो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, समझ में आया? इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा है ओवरहेड्स। सेम ऐसी इनडायरेक्ट लेबर, एज पर CS3 इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। दिखा, अब इनडायरेक्ट लेबर के खर्चों को भी हम लोग क्या करते हैं भैया लोग, नहीं पता लगा सकते कि एक यूनिट के पीछे इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल सुपरवाइजर, ओके। अब 2 तरह के लेबर होते हैं, एक डायरेक्ट लेबर होता है, एक इनडायरेक्ट लेबर होता है। डायरेक्ट लेबर मतलब क्या? जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है। अब वो बंदा उस प्रोडक्ट को बना रहा है तो वो बताएगा कि भैया एक यूनिट का बनाने के लिए 10 रुपया लूंगा। तो हम लोग को पता डायरेक्टली पता चल गया कि एक यूनिट के पीछे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, 10 रुपया। बट अगर मैं बात करता हूँ वहीं पे एक सुपरवाइजर है, ओके। अब सुपरवाइजर जो है वो तो मंथली पगार लेता है, अब महीने का 50,000 रुपया ले रहा है। तो मुझे बताइए एक यूनिट को बनाने के लिए सुपरवाइजर का कितना रहेगा? भैया ये तो नहीं बता सकते क्योंकि सुपरवाइजर तो प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा है। बट बताइए जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसके अंदर सुपरवाइजर की सैलरी इंक्लूड होगी कि नहीं? करेंगे कि नहीं करेंगे भैया? करेंगे, बट कितना करें, समझ में आया? तो ये पता नहीं लगा पाते कि एक यूनिट को बनाने के लिए सुपरवाइजर का पगार कितना है। समझ में आया क्या? ओके। तो यहाँ पे वही लिखा है, वेजेस एंड सैलरी पेड टू इनडायरेक्ट वर्कर। दिखा, इनडायरेक्ट वर्कर मतलब सुपरवाइजर का पगार, ओके। जो वर्क्स मैनेजर रहते हैं जो फैक्ट्री के अंदर, उनके सैलरी, उनका सैलरी एक यूनिट के ऊपर कितना जा रहा है नहीं पता लगा पाएंगे हम लोग, तो वो बोलता है इनडायरेक्ट लेबर। बात करते हैं ऐसे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एज पर CS3 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। देखा, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम लोग पता नहीं लगा पाते कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल रेंट। अब रेंट जो है, हमारी फैक्ट्री में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, पेन भी बनता है, पेंसिल भी बनता है, मार्कर भी बनता है, ओके। अलग अलग A to Z मतलब कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। तो रेंट का खर्चा तो पूरी फैक्ट्री का आएगा, समझ में आया? एक यूनिट का रेंट आता है क्या? एक यूनिट के लिए इतना रेंट, मतलब एक पेन को बनाने के लिए इतना रेंट दो, ऐसा बोलेगा क्या कोई? नहीं, रेंट तो पूरी फैक्ट्री का आएगा। तो रेंट के खर्चों को कैसे बांटे?
कि एक पेन को बनाने के लिए रेंट का खर्चा कितना आएगा। क्यों, जब हम ये कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे पेन का तो उसके अंदर रेंट का भी तो खर्चा लेंगे, बट रेंट के एक यूनिट को बनाने के लिए, मतलब एक पेन को बनाने के लिए रेंट कितना लग रहा है, एक पेंसिल को बनाने के लिए रेंट कितना लग रहा है, एक मार्कर को बनाने के लिए रेंट कितना लग रहा है, वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब इजीली कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो जब ये सब इजीली कैलकुलेट नहीं हो पाता, इसी के लिए ये चैप्टर लाया गया है जिसका नाम रखा गया है ओवरहेड्स। समझ में आया बच्चा लोग। तो ओवरहेड्स का मतलब क्या कि ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सारे खर्चे जो आ रहे हैं, इन खर्चों को हम लोग उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैसे कैलकुलेट करें कि एक यूनिट का कितना रेंट लग रहा है, ओके, एक यूनिट को बनाने के लिए, तो ये कैसे कैलकुलेट करें वो इस चैप्टर में सीखेंगे जिसका नाम रखा गया ओवरहेड्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मकसद यही है। देखिए क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है बच्चा लोग, ओके, विच आर नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट। दिखा, जिसको हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रुपया लगता है। क्यों, डायरेक्ट मटेरियल पता है, मटेरियल क्या है, एक यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपये लगेगा, हमको पता चल गया कि एक यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपये लगता है। ओके, डायरेक्ट लेबर, लेबर ने डायरेक्ट बता दिया कि भैया मैं एक पेन बनाऊंगा तो 5 रुपये लूंगा, एक पेंसिल बनाऊंगा तो 3 रुपये लूंगा, एक मार्कर बनाऊंगा तो 10 रुपये लूंगा, ये तो डायरेक्टली पता चल गया। बट इनडायरेक्ट वाले खर्चे जैसे रेंट, रेंट को तो हम नहीं बता सकते कि एक पेन को बनाने के लिए कितना लगा, एक मार्कर को बनाने के लिए कितना लगा, एक पेंसिल को बनाने के लिए कितना लगा, तो यहाँ पे वही लिखा है। बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जब हम कैलकुलेशन करेंगे पेन का, पेंसिल का और मार्कर का, तो इट शुड बी इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो रेंट के खर्चों को तो हमको इंक्लूड करना पड़ेगा उसके अंदर कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना होगा। फॉर दिस पर्पस ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड। दिखा, तो इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। मतलब कि वो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, रेंट के खर्चों को कैलकुलेट करने के लिए, एक यूनिट के लिए जो हम रेंट कैलकुलेट करेंगे, तो कौन से मेथड से यूज करेंगे, उस मेथड का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड इज यूज। कौन सा मेथड यूज करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो ये बात समझ में आया ओवरहेड चैप्टर क्यों लाया गया। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चा लोग ध्यान से देखना, एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, बेटर एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कुछ बताया है, प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंटिंग। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बट ओवरहेड्स के चैप्टर में हम लोग मोस्टली जिसके बारे में बात करेंगे और वो रहेगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बिकॉज ओवरहेड्स तो ऑलरेडी आपको पता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स होता है, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होता है, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होता है। बट इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में। बात समझ में आ गया। अब देखिए 4 स्टेप है, उसके लिए 4 स्टेप है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना है। एक यूनिट को बनाने के लिए रेंट कितना लगता है ना, वहां तक पहुंचने के लिए 4 स्टेप है। पहला है प्राइमरी, उसके बाद है सेकेंडरी, उसके बाद ओवरहेड की रिकवरी रेट निकालेंगे, फिर लास्ट में पता लगा पाएंगे कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना लग रहा है, या फिर वो जो पूरा टोटल पेन बना है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। समझ में आया क्या। अब ये 4 स्टेप में जाके तब हमें पता लगेगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। समझ में आया क्या। तो पूरे पेन बनाने के लिए रेंट कितना लग रहा है, पूरा पेंसिल बनाने के लिए रेंट कितना लग रहा है, पूरा मार्कर बनाने के लिए रेंट कितना लग रहा है। समझ में। तो सर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे ना, अंडरस्टैंडिंग होगी कि सर हाँ पूरा समझ में आया ओवरहेड। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल ये है बच्चा, सपोज ये हमारी पूरी फैक्ट्री है, ये पूरा हमारा फैक्ट्री है। समझ में आया। अब फैक्ट्री में बच्चा लोग टोटल 4 डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है, 4। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक डिपार्टमेंट, ये दूसरा डिपार्टमेंट, ये तीसरा डिपार्टमेंट, ये चौथा। ये मैं इसको ले लेता हूं डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, ये डिपार्टमेंट, इसको मैं ले लेता हूँ डिपार्टमेंट S1, और इसको मैं ले लेता हूँ डिपार्टमेंट S2। ओके। अब जो रेंट आया ना बच्चा, ये पूरा टोटल रेंट आया है। कितना आया, ये पूरा टोटल रेंट है। ये पूरा टोटल रेंट जो मिला के पूरी फैक्ट्री का आया है रेंट, सपोज 11,000 आया। समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, ये जो डिपार्टमेंट S1 है, डिपार्टमेंट S2 है, ये कोई भी प्रोडक्ट बनाते नहीं है। जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ये बनाते हैं और ये बनाते हैं। समझ में आया क्या, ये बात सबको समझ में आया क्या, ये और ये। सपोज ये जो डिपार्टमेंट X है और डिपार्टमेंट ओके Y है, ये पेन बनाते हैं। दोनों का डिपार्टमेंट का काम क्या है, पेन बनाने का। ये पेन A बनाता है और पेन B बनाता है।
दो टाइप के पेन बनाते हैं। ये जो एक्स डिपार्टमेंट है ये दो टाइप के पेन बनाते हैं, पेन ए और पेन बी। और डिपार्टमेंट वाई जो है वो भी दो टाइप के पेन बनाते हैं, पेन सी और पेन डी। याद रहेगा। ओके, ये डिपार्टमेंट एक्स ने टोटल जो पेन बनाया है वो बनाया है 1000 पेन बनाए। अब 1000 पेन में 600 पेन इन्होंने ये बनाए पेन ए, और 400 पेन उन्होंने बनाया है बी का। ये डिपार्टमेंट ने टोटल 2000 पेन बनाए। कितने बनाए? 2000 पेन, जिसमें से 1500 पेन ये इन्होंने ये बनाया है और बाकी का 500 पेन इधर बनाया है। समझ में आया? अब रेंट का जो खर्चा है वो तो पूरा का पूरे का आया है, पूरे का मिला के 11,000 रुपया रेंट का खर्चा है। तो कैसे बांटे? समझ में आया? कि ये बताइए 600 पेन बनाने के लिए रेंट कितना लगा है, कैलकुलेट करना है। समझ में आया? 400 पेन बनाने के लिए रेंट कितना लगा है, 1500 पेन बनाने के लिए रेंट का खर्चा कितना लगा है, और 500 पेन को बनाने के लिए रेंट का खर्चा कितना लगा है। यही तो कैलकुलेट करना है। यही कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर आ गया। तो यहां तक हमको पहुंचना है। ओके, 1500 पेन बनाने के लिए रेंट का खर्चा, ये 1500 पेन में रेंट का खर्चा कितना है, ये 500 पेन में रेंट का खर्चा कितना है, ये 400 पेन में रेंट का खर्चा कितना है, और ये 600 पेन में रेंट का खर्चा कितना है। तो इसके लिए 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, हम लोग 11,000 को कैसे बांटें? पहले बांटना है इसके ऊपर, डिपार्टमेंट एक्स में रेंट कितना होगा। समझ में आया? डिपार्टमेंट वाई का रेंट कितना होगा, मतलब ये पूरे डिपार्टमेंट का रेंट कितना होगा, ये पूरे डिपार्टमेंट का रेंट कितना होगा, और ये पूरे डिपार्टमेंट का रेंट कितना होगा। पहले तो ये 4 में बटेंगे, पहले डिपार्टमेंट वाइज बटेंगे। किसमें बटेंगे? डिपार्टमेंट। समझ में आया? तो अब एक बच्चा खड़ा होता है, मैंने बोला कि कैसे बांटे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बच्चा खड़ा होता है, स्कॉलर बच्चा रहता है, बोलता है सर एक आइडिया है मेरे पास, ये जो रेंट का खर्चा है ना सर, हम लोग ना एरिया के हिसाब से बांट देते हैं ना, जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है मतलब उसको सबसे ज़्यादा रेंट देना चाहिए, और जिसका सबसे कम एरिया उसको सबसे कम रेंट देना चाहिए। मैंने बोला बात तो सही है बच्चा तेरा, तो हम लोग रेंट को किस में बांटेंगे? एरिया के हिसाब से। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अपने पास डिपार्टमेंट कितने? सर डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, यहाँ पे डिपार्टमेंट S1, डिपार्टमेंट S2। ये दोनों डिपार्टमेंट का नाम है, मैं बोल रहा हूँ सर्विस डिपार्टमेंट है, और ये दोनों डिपार्टमेंट का नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। याद रहेगा? अब ध्यान देना बच्चा लोग, किसी एक बच्चा खड़ा होता है सर यहाँ पे पेन नहीं बनता, यहाँ पे पेन नहीं बनता। अरे गधा क्यों बनेगा, ये तो सर्विस दे रहे हैं। मतलब ये डिपार्टमेंट का काम मतलब क्या है, समझ में आया? ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, और ये सपोज क्वालिटी डिपार्टमेंट है, ऐसा मान के चलो। ये डिपार्टमेंट कौन सा है? मेंटेनेंस का, और ये डिपार्टमेंट क्या है? क्वालिटी डिपार्टमेंट। ये जब भी यहाँ पे मशीन खराब होती है और यहाँ पे मशीन खराब होती है, तो ये डिपार्टमेंट वाले जाते हैं वहाँ पे अपनी सर्विस देते हैं। और ये डिपार्टमेंट भी क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंट क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी चेक करते हैं, इनकी क्वालिटी चेक करते हैं पेन का। तो ये डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, इन दोनों डिपार्टमेंट को क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों सर्विस दे रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, बट भैया रेंट का खर्चा तो इनको भी आ रहा है। तो अब इनका भी रेंट का खर्चा निकालना पड़ेगा कि भैया तुम एरिया इतना ऑक्यूपाई किए तो रेंट का खर्चा बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ भैया, एरिया ऑक्यूपाई करो तो रेंट का खर्चा बनेगा। तो पहले हम लोग रेंट के खर्चों को बांटेंगे। देखिए कोई ना कोई बेसिस पे बांटेंगे, और टोटल रेंट का खर्चा कितना आया है सर? 11,000 रुपये आया है। अब एक बेसिस, एक बच्चा खड़ा हुआ तो उसने मेरे को बताया, आइडिया दिया सर एरिया के हिसाब से बांट दो। तो चलिए एरिया के हिसाब से बांटेंगे। अब एरिया पता लगाएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है। तो देखिए ये सबसे बड़ा दिख रहा है, मतलब मैं मान के चलता हूँ सपोज कि ये जो एरिया है ये 500 स्क्वायर फीट का है। एक एग्जाम्पल, ये एरिया 300 स्क्वायर फीट का है, ये एरिया 200 स्क्वायर फीट का है, और ये एरिया 100 स्क्वायर फीट का है। तो ये जो 11,000 का खर्चा है, पहले तो ओके एरिया के हिसाब से बांट दो। तो इसका हम लोग एक रेशियो निकाल सकते हैं क्या? देखिए ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0, तो मैं बोल सकता हूँ 5:3:2:1 का रेशियो आ रहा है। तो चारों में पहला रेंट बांट दीजिए। तो 11,000 को बांटेंगे तो बताइए डिपार्टमेंट एक्स में कितना आना चाहिए? सर 5,000, यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 1,000। ये बात सबको समझ में आ गया? ये जब हम रेंट को बांट दिए, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसको क्या किया है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया है।
ये हमारे लिए प्राइमरी है। 4 स्टेप बताया ना मैंने, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया प्राइमरी। अब उसके बाद जाते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में बोलता है री अपोर्शनमेंट, फिर से अपोर्शन कीजिए। तो देखिए अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये सर्विस डिपार्टमेंट S1 और ये S2, ये बोल रहा है भैया हम तो, हमारे जो खर्चे आ रहे हैं 2000 और 1000, ये खर्चे किस लिए आ रहे हैं, हम तो आपको ही सर्विस दे रहे हैं ना, हम तो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो हमारे खर्चे तो आप उठाने चाहिए। बात सही है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कोई बात नहीं भैया, हाँ आप लोग जो सर्विस दे रहे हो वो तो हमारे लिए दे रहे हो, राइट, ओके, तो हम आपके खर्चे, इसका खर्चा और इसका खर्चा, ये दोनों डिपार्टमेंट उठाएंगे। समझ में आया। तो ये डिपार्टमेंट एक्स क्या बोलता है और डिपार्टमेंट वाई, इन दोनों में इन दोनों के खर्चे बटेंगे। समझ में आया। तो ये S1 जो है अपनी सर्विस इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। अब ये जो 2000 का खर्चा आ रहा है S1 में, कितने का खर्चा आ रहा है बच्चा लोग, S1 का खर्चा खुद का 2000 रुपये है और इसका खर्चा कितना है 1000 रुपये का। तो ये दोनों डिपार्टमेंट क्या करेंगे, ये दोनों डिपार्टमेंट बात करके इन दोनों खर्चों को उठाएंगे। तो पहले डिपार्टमेंट S1, तो डिपार्टमेंट S1 का खर्चा, ओके, एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि हम लोग कौन से रेशियो में उठाएंगे, सपोज 3:1 के रेशियो में। ये एक्स बोल रहा है कि भैया ये 2000 का खर्चा तो दे रहा है ना डिपार्टमेंट S1 का, 3 क्यों, मैं ज़्यादा सर्विस, डिपार्टमेंट S1 ज़्यादा सर्विस किसको देता है, डिपार्टमेंट एक्स को देता है, और कम सर्विस इसको देता है। तो बोल रहा है, तो एक रेशियो बना दिया गया, ओके, ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो डिपार्टमेंट एक्स बोल रहा है तू मुझे 3 की सर्विस देता है और इसे 1 सर्विस देता है, तो हम लोग तेरा 2000 का खर्चा ऐसे ही बटेगा 3:1 के रेशियो में। तो 3:1 के रेशियो में बटेगा, मतलब 2000 का खर्चा यहाँ पे 1500 बढ़ जाएगा और यहाँ पे 500 और यहाँ पे हो जाएगा 2000 नील। समझ में आया क्या। तो इनका खर्चा, ये वाले डिपार्टमेंट का खर्चा किसने उठाया बच्चा लोग, ये डिपार्टमेंट ने रेशियो में उठाया। सेम ऐसी इस डिपार्टमेंट का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ये डिपार्टमेंट कौन है, S2, तो इसका खर्चा जो हो रहा है 1000 का, ये खर्चा ये दोनों आधा आधा यूज़ करते हैं। मतलब ये जो S2 है ये 50% इसको देता है सर्विस, 50% इसको देता है, दोनों में बराबर बराबर सर्विस देता है। तो बोले कि भैया आप लोग 1:1 के रेशियो में उठा लो। तो ये 1000 का जो खर्चा है ये दोनों मिलके उठाएंगे। तो 1000 का खर्चा 1:2 मतलब 500 टोटल बताइए कितना आ जाएगा। सर ये हो जाएगा आपका 7000 और ये हो जाएगा 4000, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0। याद रखना ये जो स्टेप आपने यहाँ से यहाँ किया है, ओके, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी ओवरहेड्स और ये है सेकेंडरी ओवरहेड्स, जहाँ पे आपने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को आपको हमेशा 0 करना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट बच्चा किसके लिए काम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे होंगे वो कौन उठाता है, ओके, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उठाता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उठा दिए खर्चा। ये हो गया हमारा कौन सा, 7000 और 4000 के खर्चे, ये स्टेप 2। मतलब ये डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कितना हो गया है 7000 अभी, और इसका 4000। ये दोनों खर्चे किस में बढ़ गए हैं अभी, इन दोनों में। समझ में आया। तो ये डिपार्टमेंट का खर्चा कितना हो गया 7000 और ये डिपार्टमेंट का खर्चा कितना हो गया। अब ये दो डिपार्टमेंट खत्म, ये दो डिपार्टमेंट खत्म। अब देखिए यहाँ पे कितना पेन बन रहा है, 1000। 1000 पेन बनाने के लिए 7000 रुपये का खर्चा हुआ है रेंट का। यहाँ पे कितना बन रहा है 2000 पेन, तो 2000 पेन को बनाने के लिए कितना रुपया हो रहा है 4000 रुपये का खर्चा। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, समझ में आया क्या, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ये जो 7000 रुपये का खर्चा हो रहा है बच्चा लोग, ओके, कितने यूनिट को बनाने के लिए हो रहा है सर, ये 7000 रुपये का खर्चा हो रहा है बच्चा लोग 1000 पेन को बनाने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट, ओके, पर यूनिट। 7000 रुपये का खर्चा हुआ है 1000 यूनिट को बनाने के लिए, तो 1 यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा 7000 डिवाइड बाय 1000, सर 7 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 4000 का खर्चा हुआ है 2000 यूनिट के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4000 डिवाइड बाय 2000 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रुपया पर यूनिट। तो ये आ गई आपकी ओवरहेड्स रिकवरी रेट, जो कि हम बोल सकते हैं हम बच्चा यहाँ तक पहुँच गए। ये हो गया। यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सर्विस डिपार्टमेंट को 0 करते हैं और यहाँ पे हमने ओवरहेड की रिकवरी रेट निकाली। अब हम लोग चार्ज करेंगे कि ओवरहेड्स प्रोडक्ट में कितना लगना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, तो देखिए 7 रुपया 1 यूनिट का बनाने के लिए हो रहा है,
अब ये कौन सा डिपार्टमेंट है, एक्स। तो चलिए डिपार्टमेंट एक्स में दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, पेन ए, पेन बी। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाई, इसमें बनता है पेन सी, पेन डी। अब उन्होंने खुद बोला था कि ये जो पेन आ रहा है यहाँ पे 600 बनते हैं, यहाँ पे 400, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 400 है, और यहाँ पे बच्चा लोग 1500 पेन बनते हैं और यहाँ पे 500। समझ में आया? अब बताइए एक यूनिट कितने का है सर, 7 रुपये का। तो 600 पेन बनते हैं, एक पेन का 7 रुपये यहाँ पे, एक पेन का 7 रुपये यहाँ पे, ये हो गया 4200 और यहाँ पे हो गया 2800। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 2 रुपीज़, यहाँ पे 2 रुपीज़। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 3000 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो देखिए बच्चा लोग, हमने ये फोर्थ स्टेप भी हमने निकाल लिया। 1 2 3, देखा? ये जो रेंट का खर्चा हुआ है, देखिए यहाँ पे बच्चा लोग ध्यान से सुना, रेंट का जो खर्चा हुआ है 11,000 रुपये का, रेंट का जो खर्चा हुआ, ये तीसरा स्टेप था, ये चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप ये। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेकंड स्टेप में आपको सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना है, थर्ड स्टेप में आपको ओवरहेड की रिकवरी रेट निकालनी है, और फोर्थ स्टेप आपका ये। तो देखिए रेंट का खर्चा पूरे फैक्ट्री का कितना आया था, 11,000 रुपया पूरे फैक्ट्री का था, राइट। बट हमको पूरे फैक्ट्री का नहीं चाहिए, हमको क्या कैलकुलेट करना है ओवरहेड चैप्टर से, कि हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो 600 पेन बन रहे हैं इसके ऊपर रेंट का खर्चा कितना आ रहा है, ये 400 पेन बन रहे हैं इस पर रेंट का खर्चा कितना आ रहा है, ये 1500 पेन बन रहे हैं इस पर रेंट का खर्चा कितना है, और ये 500 पेन बन रहे हैं इसके ऊपर रेंट का खर्चा कितना। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमको 4 स्टेप किया। तो देखिए पेन ए को बनाने के लिए 4200, 2800, और यहाँ पे पेन सी को बनाने के लिए रेंट का खर्चा 3000 रुपये, और यहाँ पे 500 पेन को बनाने के लिए रेंट का खर्चा 1000। तो देखिए 4200 प्लस 2800 को ऐड कीजिए, आपको 7000 मिलेगा। 3000 और 4000 को 3000 और 1000 को ऐड कीजिए, 4000 मिलेगा, और टोटल सबको ऐड कर लीजिए, आपको रेंट का 11,000 रुपये का खर्चा मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आया? 4 स्टेप इजी था बच्चा लोग, ये चारों स्टेप। सो गाइज ये था हमारा पूरा का पूरा, हम लोग चेक करने वाले थे कि पूरे ओवरहेड्स में पढ़ना क्या है। तो ओवरहेड्स में हमें यही पढ़ना है। तो बात समझ में आया बच्चा लोग? तो क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई? यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई क्या बच्चा लोग? देखिए थोड़ा डिटेल में गया, बहुत डिटेल में गया, ताकि आपको समझाने के लिए ये 4 स्टेप समझ में आया। अब देखिए जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना बच्चा लोग, इसमें एक होता है अलोकेशन, एक होता है अपोर्शनमेंट। अब अलोकेशन क्या है और अपोर्शनमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको ये जो रेंट का खर्चा है इन्होंने बता दिया कि पूरे के पूरे फैक्ट्री का खर्चा है, अगर ऐसा बता के दिया है पूरे फैक्ट्री का है, तो इसको हम लोग को अपोर्शन करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा कोई ना कोई बेसिस लेके। तो ये होता है अपोर्शनमेंट, इसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट। बट अगर ये 11,000 के खर्चों को उन्होंने कुछ ऐसा बता दिया होता कि सर ये जो 11,000 का रेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट का बता के दिया होता, क्या किया होता, अगर उन्होंने हमें बता दे के अलग से बता के दे दिया होता है इसका 5,000 रेंट है, ये डिपार्टमेंट का 3,000 है, ओके, ये डिपार्टमेंट का 2,000 का रेंट है, और ये डिपार्टमेंट का 1,000 का। अगर हमें सब डिपार्टमेंट का अलग अलग बता के दिया ना, तो इसको बोलते हैं अलोकेशन, कि हमको अलोकेट कर दिया कि भैया हमें फिक्स बता दिया कि ये डिपार्टमेंट का रेंट कितना है, ये डिपार्टमेंट का रेंट कितना है, ये डिपार्टमेंट का रेंट कितना है, ये डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं अलोकेशन। अगर हमको ये नहीं बताया है, ओके, और हमें खाली बता दिया कि पूरा ये पूरा 11,000 है, आपको खुद डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग अपोर्शनमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट। हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा। ये बात सबको समझ में आ गया? तो ये बात सबको समझ में आया, अलोकेशन क्या है और अपोर्शनमेंट क्या है। अलोकेशन क्या, आपको फिक्स बता दिया कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा इतना है। अगर आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा पता है मतलब आप अलोकेट किए हो। अगर आपको नहीं पता, आपको ओवरऑल पता है, पूरा डिपार्टमेंट का नहीं पता है, बट कि आपको पूरी फैक्ट्री का पता है खर्चा, तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, बोल रहा है कॉस्ट अलोकेशन, इट इज डिफाइन द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट और आइडेंटिफिकेशन और असाइनमेंट ऑफ होल आइटम टू द कॉस्ट सेंटर, दिखा, या फिर कॉस्ट यूनिट, देखा, आपको अलॉटमेंट कर दिया या फिर आइडेंटिफिकेशन या फिर असाइनमेंट कर दिया कि पूरे का पूरा जो खर्चा हुआ है सिर्फ और सिर्फ यही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हुआ है। तो ये खर्चा जो हो रहा है यही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए किया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉस्ट अलोकेशन। समझ में आया?
जो रेंट का खर्चा एक बता दिया है कि 5,000 रुपये का खर्चा यही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हुआ है, 3,000 का खर्चा यही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हुआ है, 2,000 का खर्चा इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हुआ है, और 1,000 का खर्चा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हुआ है। ये होता है कॉस्ट एलोकेशन। अगर कुछ नहीं बताया और डायरेक्ट 11,000 दे दिया है, पूरी फैक्ट्री का रेंट दे दिया है, मतलब ये अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा। समझ में? द चार्जिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर, आपको बता दिया तो डायरेक्ट चार्ज कर दीजिए। ये भैया उसने बता दिया कि डिपार्टमेंट ए में रेंट 5,000, तो डायरेक्ट 5,000 लिख दीजिए। समझ में? डायरेक्ट बता दिया है। ओके, द प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। एग्जाम्पल देखिए, सैलरी ऑफ स्टोर्स क्लर्क कैन बी अलोकेटेड टू स्टोर्स डिपार्टमेंट। दिखा, स्टोर डिपार्टमेंट की सैलरी, मतलब स्टोर कीपर जो है था ना, स्टोर कीपर जो, तो वो उसका खर्चा आपको बता दिया है कि ये किसके अंदर रहेगा, स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा। आपको फिक्स बता दिया कि स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो स्टोर डिपार्टमेंट में जाके लिखने का उसको। समझ में आया? नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। देखिए कॉस्ट अपॉर्शनमेंट में क्या बोल रहा है, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल रहा है, देखिए, इट इज अ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइटम ऑफ कॉस्ट ओवर अ सेवरल कॉस्ट सेंटर। बराबर है। अपॉर्शनमेंट में क्या करते हैं, अलग अलग कॉस्ट सेंटर में हम लोग को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जैसे आपको बताया था रेंट, यहाँ पे देखिए रेंट 11,000 था, हमने क्या किया, सेवरल कॉस्ट सेंटर में चार्ज किया। डिपार्टमेंट एक्स वाई S1 S2 में चार्ज किया। हम लोग ने क्या किया, बेसिस पे चार्ज किया, अपॉर्शन किया। ओके, एरिया के हिसाब से। तो इसमें आया 5,000, इसमें आया 3,000, इसमें आया 2,000 और इसमें आया 1,000। ये बात सबको समझ में आया? हम लोग ने किसके हिसाब से चार्ज किया, अपॉर्शन किया। ओके, तो क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइटम, एक आइटम मतलब ये रेंट जो 11,000 था उसको अलग अलग कॉस्ट सेंटर में चार्ज किया, इसमें इतना, इसमें इतना, इसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट। समझ में आया? आगे बोला, इन द केस ऑफ अपॉर्शनमेंट वन आइटम ऑफ कॉस्ट इज चार्ज टू और मोर कॉस्ट सेंटर। देखा, एक आइटम जो था 11,000, इसको 2 या 2 से अधिक कॉस्ट सेंटर में चार्ज किया गया, यही है। आगे बोल रहा है, जनरली इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट सेंटर बाय द वे ऑफ अपॉर्शनमेंट इन अ प्रोपोर्शन टू द एंटिसिपेटेड बेनिफिट। देखा, हमने जो अपॉर्शनमेंट किया है 11,000 रुपये का, ये कौन से प्रोपोर्शन में किया, जो एंटिसिपेटेड बेनिफिट है। अब बताइए रेंट को कौन से बेसिस पे करना चाहता है, एरिया, ये इसके लिए बेनिफिट था, तो एरिया के हिसाब से ही हम लोग को इसको करना है। समझ में आया? बोल रहा था बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट इज नॉर्मली प्री डिटरमाइंड, और ये जो नॉर्मली रहता है ये प्री डिटरमाइंड रहता है। समझ में आया? तो गाइस आपका कॉस्ट अपॉर्शनमेंट हो गया एंड कॉस्ट अलोकेशन हो गया। अब बात करते कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके यहाँ पे दिया। ओवरहेड्स क्या है, एन एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो समझ में आया? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये बात सबको समझ में आया? ये बात सबको समझ में आया क्या, बोलो हाँ सर। चलिए नेक्स्ट आगे बोल रहा है, ट्रू फॉल्स है। अलोकेशन फॉर ओवरहेड इम्प्लाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट सेंटर टू विच दे रिलेट। बताइए अलोकेशन का मतलब क्या अलोकेशन का मतलब बोल रहा है जो ओवरहेड हुआ है वो आइडेंटिफिकेशन, वो डायरेक्ट बता रहा है कि ये जो खर्चा है इसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए हुआ है। बस सही है, अलोकेशन में वही बताता है। हमने बता दिया ना, स्टोर कीपर वाला जो था वो डायरेक्ट बता दिया कि यही डिपार्टमेंट का खर्चा है, मतलब अलोकेट कर दिया कि भैया डिपार्टमेंट एक्स में ही 5,000 रुपये का खर्चा हुआ है। ओके, आगे बोल रहा है, मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट यूनिट ऑफ कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। भैया जो किसी प्रोडक्ट में डायरेक्टली गिवन है, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं बोलते। इनडायरेक्ट मटेरियल तो कैन नॉट बी ट्रेसेबल, उसको ट्रेस नहीं कर सकते, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम, बता दिया अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट कर दिया कि पूरा का पूरा आइटम इसी कॉस्ट सेंटर का है, इसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट का है, कॉस्ट यूनिट का है, तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, अलोकेशन, कॉस्ट अलोकेशन। इसका आंसर ये रहेगा। समझ में डायरेक्टली बता दिया ना, इसी कॉस्ट सेंटर के लिए पूरा का पूरा खर्चा हुआ है, डिपार्टमेंट एक्स के लिए ही खर्चा किया गया है स्टोर कीपर का, तो बता दिया, तो मतलब ये कॉस्ट अलोकेशन। आगे ध्यान से सुनना, बोल रहा है चार्जिंग टू अ कॉस्ट सेंटर दोस ओवरहेड्स दैट रिजल्ट सोलली फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्स सेंटर इज नोन एज। दिसंबर 18 में देखिए सोलली एग्जिस्टेंस है और जो खर्चा हो रहा है उसने बता दिया कि किसके लिए, उसी कॉस्ट सेंटर के लिए। सेम यहाँ पे भी अलोकेशन ही आएगा। समझ में, चार्जिंग कॉस्ट सेंटर दोस ओवरहेड्स, देखिए बोल रहा है चार्जिंग को कॉस्ट सेंटर दोस ओवरहेड्स जो सोलली बता दिया कि डायरेक्टली, सोलली मतलब क्या, डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट के लिए, मतलब उसी सेंटर के लिए खर्चा किया गया, मतलब अलोकेशन।
अब बताइए, ऑपरेशन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन ओवरहेड्स बोलते हैं, ये किस में डील करता है सर? CAS 3 में। आपको डिस्टिंग्विश आया था 2019 में जून में, अलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट। सो गाइस यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ पूरा का पूरा ये पूरा खत्म हो रहा है ओवरहेड्स का बेसिक, जिसमें हम लोग अभी ये देखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो चलिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या बोला, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ध्यान से देखना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपार्टमेंटलाइजेशन ओवरहेड्स। ओके, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? डिपार्टमेंटलाइजेशन ओवरहेड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन ओवरहेड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवॉल्व्स अलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को अलोकेट करते हैं या फिर अपॉर्चनमेंट करते हैं। ओके, याद रहेगा, अभी बोला अलोकेशन का मतलब क्या होता है? अलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज मेड व्हेन दे आर ट्रेसेबल टू द कॉस्ट सेंटर। ये ट्रेसेबल है कि बताया है कि ये खर्चा जो हुआ है इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हुआ है। अगर एक्स का हुआ है तो सिर्फ एक्स में लिखने का, वाई जेड में नहीं लिखने का, तो इसको बोलते हैं अलोकेट कर दिया है। नेक्स्ट है ऐसे ओवरहेड्स आर अपोर्शन व्हेन दे आर नॉट ट्रेसेबल टू द कॉस्ट सेंटर। अगर कुछ खर्चा ऐसा है जिसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, जैसा रेंट बता दिया कि पूरी फैक्ट्री का 11,000 है, बट ये नहीं बताया कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा यूजिंग द मोस्ट सुटेबल बेसिस पे। कुछ सुटेबल बेसिस पे हम लोग इसको क्या करेंगे? तो हम लोग के लिए बताइए रेंट को कौन सा सुटेबल बेसिस था? एरिया के हिसाब से बांट दीजिए। तो देखिए बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, खर्चे। अब ओवरहेड्स में बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उन खर्चों को कौन से बेसिस पे बांटना है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है, दिख रहा है? तो ये भी पढ़ लेते पूरा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला खर्चा देखिए एक्सपेंसेस दिया है, इन एक्सपेंसेस को कौन से बेसिस पे बांटना है, समझ में आया? जैसे फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। ओके, जो फैक्ट्री है, वो जो बिल्डिंग है फैक्ट्री की, उसका डेप्रिसिएशन आया है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस निकाला है। रूम सर्विसेज और एयर कंडीशनिंग, ये 5 खर्चों को आपको बांटना है फ्लोर एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बांट देना है ना। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का जो पूरा रेंट आया, अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको एरिया के हिसाब से बांटना है। बिल्डिंग का बोल रहा है डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग पूरा है, जितना बिल्डिंग है तो ये पूरा एरिया में देखिए कौन सा डिपार्टमेंट कितना यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से बांट दीजिए फ्लोर एरिया के हिसाब से। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ओके, फ्लोर एरिया। रूम सर्विसिंग, फ्लोर एरिया। एयर कंडीशनिंग, फ्लोर एरिया। नेक्स्ट है लाइटिंग का खर्चा हुआ है। अब लाइटिंग के खर्चे के लिए 2 है। सबसे पहला लाइटिंग का खर्चा, तो चेक कर लीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ लाइट है। तो सबसे पहला देखना नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। ओके, डिपार्टमेंट एक्स में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है तो सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ पे आएगा। डिपार्टमेंट ओके वाई में, डिपार्टमेंट एक्स में इतना है सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा। डिपार्टमेंट वाई में उसके कम है तो उसमें कम। डिपार्टमेंट S1 S2 में सबसे कम है तो वहाँ पे सबसे कम। तो सबसे पहला देखना नंबर लाइटिंग एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं है क्वेश्चन में तो आप फिर जाएंगे फ्लोर एरिया, एरिया के हिसाब से बांट देना लाइटिंग के एक्सपेंसेस को, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बात करता है सब मशीनरी से रिलेटेड है, दिख रहा है? इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, दिख रहा है? जब ये मशीनरी आ रहा है तो इसको किस में बांटेंगे? इसका सुटेबल बेसिस है वैल्यू ऑफ मशीनरी। देख लीजिए कौन से डिपार्टमेंट में कितने रुपए का मशीन है, उसके वैल्यू के हिसाब से बांट दीजिए। समझ में आया? इन सारे खर्चों को, ये खर्चे। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है सर यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन दिया है, यहाँ पे भी इंश्योरेंस दिया है, यहाँ पे भी इंश्योरेंस दिया है, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन, बट सर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे तो लिख के दिया है मशीनरी का, यहाँ पे भी मशीनरी का लिख के दिया है, यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग लिख के दिया, यहाँ पे बिल्डिंग लिख, बट क्वेश्चन में अगर सिर्फ और डेप्रिसिएशन लिख के आया तो क्या करें? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन, ये नहीं बताया कि फैक्ट्री का है या फिर मशीन का है, तो वहाँ पे मैंने उसके लिए भी नोट लिखा हुआ है। इफ इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर गिवन है बट नॉट क्लियर वेदर इट इज अ बिल्डिंग और मशीनरी, दिखा बोल रहा है इंश्योरेंस भी गिवन है, डेप्रिसिएशन भी गिवन है, बट ये नहीं बताया कि वो बिल्डिंग का है या फिर मशीन का है, देन इट शुड बी एज्यूम, हम उसको हमेशा एज्यूम क्या करेंगे कि वो मशीन का ही है। याद रहेगा वो मशीन के ऊपर ही किया गया खर्चा। बात समझ में आया? आगे बात कर रहा है मेंटेनेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिपेयर या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बोलते हैं, ये याद रहेगा सबको। ओके, आगे बात करता है कुछ खर्चे सुपरविजन के, मील चार्जेस, कैंटीन का खर्चा, पर्सनल एक्सपेंसेस, वर्क्स मैनेजर सैलरी। ये जो खर्चे हैं बच्चा लोग, दिख रहा है ये सारे खर्चे, इन खर्चों को किस पे बांटना है? समझ में आया? तो सुपरवाइजर का काम क्या रहता है कि हर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसको चेक करना, उसके हिसाब से सुपरवाइजर की पगार। तो सुपरवाइजर के खर्चों को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। मील चार्जेस, ओके, मील चार्जेस भी हम वही करते हैं। ओके, मील चार्जेस का मतलब देखिए, मील चार्जेस मतलब क्या? जो हम लोग एम्प्लॉय को बोलते हैं ना खाने पीना देते हैं, तो देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके ऊपर खर्चा होता है ये, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में जाएगा। कैंटीन, कैंटीन भी का काम वही है कि हर डिपार्टमेंट में चेक कीजिए
कि ये जो खर्चा कैंटीन का आ रहा है 10,000 रुपये का टोटल खर्चा आया है, तो चेक करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, तो सबसे ज़्यादा खर्चा उसमें बांटना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बांटेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉय का रिलेटेड है, वर्क्स मैनेजर सैलरी भी उसी में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो ये सारे के सारे खर्चे किसके ऊपर जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में जाएंगे। नेक्स्ट है पावर। अब पावर जो है, तो जहाँ जहाँ पे डिपार्टमेंट है पावर, पावर के लिए अलग से रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइटिंग एंड एक्सपेंसेस नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे लिया था, तो पावर के लिए अलग से हम लोग को लगाना पड़ता है चीज़ें, ओके, बोलते हैं ना वो स्विच लगाना पड़ता है, तो वो किस में जाता है, किलो वाट आवर्स में या फिर हॉर्स पावर आवर्स में, दो में से कोई भी एक दिया रहेगा, उसमें बांटना है इसको। नेक्स्ट बात कर रहा है स्टोर का एक्सपेंसेस हुआ है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आई है, स्टोर एक्सपेंसेस। अब स्टोर के एक्सपेंसेस को बांटना कहाँ पे, आपके हर डिपार्टमेंट में चेक कर लीजिए कितना वैल्यू ऑफ मटेरियल, उसके ऊपर बांट दीजिए ये खर्चा, या फिर कौन सा डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप के ऊपर बांट दीजिए। समझ में आया, स्टोर के एक्सपेंसेस समझ में आया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 डिपार्टमेंट है, देखिए कितने डिपार्टमेंट है बच्चा लोग, 4 डिपार्टमेंट है, देखिए ओके, यहाँ पे देखिए कितने डिपार्टमेंट है, 4, 1 2 3 4, 4 डिपार्टमेंट है, दिख रहा है 1 2 3 4। अब देखिए सबसे पहला आपने देखना है मटेरियल, ओके, स्टोर का जो खर्चा हुआ है, सपोज 10,000 रुपया है, तो चेक कीजिए 10,000 रुपये का जो स्टोर का खर्चा हुआ है, ओके, कौन से डिपार्टमेंट में कितने वैल्यू का मटेरियल पड़ा है, समझ में। तो जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू का मटेरियल पड़ा है उसका सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। या फिर आपको क्या करना है, अगर आपको वैल्यू ऑफ मटेरियल नहीं दिया तो चेक कर लीजिए कौन सा डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप सबसे ज़्यादा है। हो सकता है ये डिपार्टमेंट बार बार ये मटेरियल मंगा रहा है स्टोर से, तो इसका रिक्विजिशन स्लिप मतलब सबसे ज़्यादा मटेरियल यही यूज़ कर रहा है, ये मंगाता ही नहीं है, मतलब साल में 2 बार मंगा रहा है तो इसका सबसे कम है, ये 10 बार मंगा रहा है, ये 50 बार मंगा रहा है और ये 30 बार मंगा रहा है, तो रिक्विजिशन स्लिप के हिसाब से भी हम लोग मटेरियल का स्टोर कीपर का खर्चा बांट सकते हैं। समझ में आया बच्चा लोग, ये था। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल खर्चा, इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आपको किस में बांटना है, डायरेक्ट मटेरियल में। जिस डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा सबसे ज़्यादा होगा तो उस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल खर्चे को किस में बांटना है, डायरेक्ट मटेरियल में, याद रहेगा, याद रहेगा सबको, इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा किस में बांटना, डायरेक्ट मटेरियल में, ओके। आगे बोल रहा है इनडायरेक्ट वेजेस दिया होगा, या फिर जनरल ओवरहेड्स दिया रहेगा, या फिर सन्ड्रीज लिख के आया रहेगा, ओके, या फिर ईएसआई और पीएफ लिखा रहेगा, ये सब किससे रिलेटेड है, या फिर कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, ये डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड है ना। इनडायरेक्ट वेजेस किस में जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल। जनरल ओवरहेड्स है और सन्ड्रीज है, छोटा मोटा एक्सपेंसेस तो हमें पता नहीं है कि इसमें जाना चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस में बांट देते हैं। नेक्स्ट ईएसआई और पीएफ, ये ईएसआई और पीएफ किसके लिए बनाया गया था भैया, डायरेक्ट लेबर के लिए बनाया गया है, तो लेबर में बांटना पड़ेगा डायरेक्ट वेजेस। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, आइडल टाइम का जो खर्चा होता है ये किस में बांटोगे, डायरेक्ट वेजेस में बांटोगे, ओके। लेबर का ही कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम मतलब क्या, इस टाइम में लेबर ने काम नहीं किया है तो खर्चा हुआ है, तो ये खर्चे को किस में बांटेंगे, डायरेक्ट वेजेस में बांटेंगे। नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस को बांटना है नंबर ऑफ एक्सटेंशन इन डिपार्टमेंट, देखिए कौन से डिपार्टमेंट में कितना एक्सटेंशन लगा हुआ है उसके हिसाब से बांट देना टेलीफोन के एक्सपेंसेस को। बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस। देखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको बांटना है एक्चुअल यूसेज, वेरिएबल एक्सपेंसेस को बांटना है एक्चुअल यूसेज में, मतलब क्या कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना एक्चुअल यूज़ किया मटेरियल का उसके हिसाब से बांट दीजिए, एक्चुअल यूसेज में बांटिए। नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस हम लोग नॉर्मल कैपेसिटी में बांटेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपको रट्टा मारना है। वेरिएबल एक्सपेंसेस एक्चुअल यूसेज में जाएगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस नॉर्मल कैपेसिटी में जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। तो गाइस यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि कौन से एक्सपेंसेस को कौन से बेसिस पे बांटना है, ये याद रहेगा सबको, राइट। एक बार देख लीजिए, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग रूम सर्विसिंग, ये फ्लोर एरिया में जाएगा। लाइटिंग एक्सपेंसेस नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में, अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं रहेगा तो फ्लोर एरिया में बांट देना, ओके। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी और मेंटेनेंस, ये किसके ऊपर जाता है, वैल्यू ऑफ मशीनरी पे। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन लिखा तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो मशीन के ऊपर है, तो उसको वैल्यू ऑफ मशीन पे बांट देना, ओके। उसके बाद सुपरविजन, मील चार्जेस, कैंटीन, पर्सनल एक्सपेंसेस, वर्क्स मैनेजर सैलरी, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे जाते हैं। नेक्स्ट है पावर, किलोवाट आवर्स या फिर ऑर्स पावर आवर्स में जाएगा। स्टोर एक्सपेंसेस किसके ऊपर जाता है, वैल्यू ऑफ मटेरियल, देख लीजिए कौन से डिपार्टमेंट का कितना वैल्यू ऑफ मटेरियल है उसके ऊपर बांट दीजिए, अगर वो नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप के ऊपर बांटिए। इनडायरेक्ट मटेरियल किसके ऊपर जाता है, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर। इनडायरेक्ट वेजेस, जनरल ओवरहेड्स, ईएसआई और पीएफ और कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, ये डायरेक्ट वेजेस में जाता है। बच्चे से 100% गलती ये होता है, ईएस और पीएफ को बच्चा लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में बांट देता है, गलत करता है, ये हमेशा डायरेक्ट वेजेस में जाएगा, याद रखना। टेलीफोन के एक्सपेंसेस को आपको बांटना है नंबर ऑफ एक्सटेंशन इन डिपार्टमेंट। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो एक्चुअल यूसेज पे जाएगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो नॉर्मल कैपेसिटी पे जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्मेट। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बच्चा लोग, ये जो हम लोग ने किया है
ये जब कैलकुलेट करते हैं इसका एक फॉर्मेट है, पहले ये कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ये ऐसा बनता है। हमने लिखा था रेंट, यहाँ पे लिखा था, हमने ऐसे ही लिखा था। तो देखिए फॉर्मेट क्या है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का, ओवरहेड के एक्सपेंसेस को लिखिए यहाँ पे, उसका एपोर्शन कर रहे हो वो बेसिस लिखिए यहाँ पे, टोटल अमाउंट लिखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखिए, सर्विस डिपार्टमेंट। क्या हमने ऐसी कुछ लिखा था क्या? देखिए सर हमने यहाँ पे रेंट लिखा था, यहाँ पे एरिया लिखा था, एरिया में बांटा 5:3:2:1 में बांटा, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा था 11,000, यहाँ पे हमारा 5,000 आ गया, यहाँ पे हमारा 3,000 आ गया, यहाँ पे हमारा 2,000 आ गया, यहाँ पे 1,000 आ गया। तो ऐसे एक ही खर्चे नहीं है रेंट, बहुत सारे खर्चे हैं। देखिए ये सारे खर्चे जो होंगे, ये सारे खर्चों को बांटना पड़ेगा, बांट के हम लोग को आएगा टोटल यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, याद रहेगा। नेक्स्ट है ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का काम था ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए मीनिंग ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट दैट असिस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। असिस्ट मतलब क्या? हेल्प करता है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इनडायरेक्टली, इसको इसीलिए इसका नाम क्या गया? सर्विस डिपार्टमेंट। अब एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं सर्विस डिपार्टमेंट? जैसे मैंने बताया क्वालिटी डिपार्टमेंट हो सकता है कोई भी, या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है? मेंटेनेंस का मतलब क्या? यहाँ पे जो भी मशीन यहाँ पे खराब हुई उनको मेंटेन करने के लिए मतलब सर्विसिंग दे रहा है, यही सर्विसिंग डिपार्टमेंट है। स्टोर वाला भी क्या करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट भी क्या करता है? इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। एंड कैंटीन का डिपार्टमेंट भी, कैंटीन भी क्या करते हैं? कैंटीन डिपार्टमेंट का भी काम क्या है? हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को क्या करना? सर्विस देना। तो ये सारे खर्चे आपके लिए सर्विस डिपार्टमेंट कहलाएंगे। चलिए इसके ऊपर भी कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मैच द कॉलम में एक रेंट किसके ऊपर जाएगा बच्चा लोग? ओके, रेंट आपका आ जाएगा फ्लोर एरिया पे जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? फ्लोर एरिया। ओके, बोल रहा है ट्रू फॉल्स में देखिए, डिपार्टमेंट दैट असिस्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। बताइए वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को हेल्प करता है इनडायरेक्टली? उसी को सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं। यस सर, सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं, मतलब ये ट्रू, समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्विस डिपार्टमेंट? बोल रहा है कि ये जो जून 2019 में आया था इसमें से कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है? रिफाइनिंग डिपार्टमेंट नहीं, मशीनिंग डिपार्टमेंट नहीं, फिनिशिंग डिपार्टमेंट नहीं, हाँ रिसीविंग डिपार्टमेंट है। अभी पढ़ा था हम लोग ने, देखिए यहाँ पे रिसीविंग डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट है। तो इसका आंसर ये बोल रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आया हुआ 4 क्वेश्चन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस टू एनी डिपार्टमेंट। ओके, अब आइडेंटिफाइबल है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो एक्सपेंसेस है इसी डिपार्टमेंट का है। आइडेंटिफाइबल मतलब आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर खर्चा इसी डिपार्टमेंट का है, तो इसको हम बोलते हैं अलोकेशन, याद रहेगा। अब बोल रहा ध्यान से सुनना, चार्जिंग ऑफ फेयर शेयर, आपको फेयर शेयर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस टू कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। ओके, बोल रहा है आप जो चार्ज कर रहे हो एक फेयर शेयर पे चार्ज कर रहे हो। फेयर शेयर मतलब क्या भैया? ये डिपार्टमेंट का खर्चा, जैसे कि रेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने बताइए जो रेंट का खर्चा था बच्चा लोग, ये रेंट के खर्चों को आपने क्या किया? एक फेयर शेयर में चार्ज किया। फेयर शेयर मतलब क्या? आपने क्या निकाला? एरिया निकाला, ऐसे ही चार्ज कर दिया नहीं भाई। एक फेयर शेयर मतलब एरिया निकाला। एरिया निकाला मतलब क्या? जिस डिपार्टमेंट का एरिया सबसे ज़्यादा था भैया, ऐसे किया 5:3:2:1। तो आपने क्या किया? एक फेयर शेयर में, ऐसा नहीं बोला कि डिपार्टमेंट ए का कम ले लो भैया, डिपार्टमेंट बी का ज़्यादा ले लो, नहीं, आपने एक एरिया निकाला ना, एक फेयर शेयर किया। फेयर शेयर में वो चार्ज कर रहे हो, तो ओवरहेड से एक्सपेंसेस को किसी कॉस्ट सेंटर में मतलब क्या कर रहे हो? एपोर्शन कर रहे हो, एपोर्शनमेंट, आपने एपोर्शनमेंट किया। नेक्स्ट, द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स शैल बी एब्जॉर्ब टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर जाता है? वेरिएबल एक्सपेंसेस। चलिए सर ये एक्चुअल बेसिस पे जाएगा, अब भी हमने पढ़ा एक्चुअल बेसिस या फिर एक्चुअल यूसेज। आप बोल रहा है तो द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ओके टेल मी एब्जॉर्ब, ओके शैल भी रहेगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देना, टाइप करने वाले ने गलत टाइप कर दिया है बच्चा थोड़ा सा। ओके, ऑन किस पे जाएगा बच्चा लोग ये बताइए? सर ये जाएगा नॉर्मल कैपेसिटी पे, ये याद रहेगा सबको। सो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सम्स करेंगे, समझ में आया? अब सम करने के लिए आप लोगों को क्या करना है मैं अभी भी बता दे रहा हूँ बच्चा लोग, ध्यान से सुनना। आप लोगों को ये बेसिस याद रखना है, ये पूरा आपको लर्न करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में, ये पूरा आपको लर्न करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करके आएंगे तब हम सम करेंगे। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई रहेगी आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा हम लोग ने। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के सम्स करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।